हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे कंप्लीट ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो पासेस इन इंडिया। और मैं आपको पहले से एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भैया जो हम लोग ये लेक्चर कर रहे हैं ये कोई पहला लेक्चर नहीं है। इससे पहले लेक्चर हो चुके हैं और ये केवल आखिरी लेक्चर है पासेस इन इंडिया का। और बाकी के जो लेक्चर्स हैं पासेस इन इंडिया के वो पहले डल चुके हैं, तो उसमें पहले आगे स्टार्टिंग ये चेकआउट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ये वाला देखिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो जितने बचे थे हम लोग उतने और निपटा लेते हैं पासेस, वरना पहले के जो पासेस की वीडियो पहले वो लोग देख लीजिए आप लोग। तो मैप देख रहे हैं आप लोग, हमारे ऊपर के सारे पासेस तो हो गए थे, बचे थे ये सिक्किम वाले। तो सिक्किम में आप लोग ये दो जगह देख रहे हैं, ये दो पासेस हैं। ये एक तो है हमारा नाथुला, कौन सा है नाथुला, और दूसरा है जिलेपला। तो दो पासेस हैं। पहले हम लोग बात करेंगे नाथुला के बारे में। नाथुला के कुछ पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हमारे, और ये सिक्किम के पासेस हैं। सबसे पहली बात तो हमने बात की है कि भैया कोई भी, हमने पहले ही बात कर चुके हैं, कोई भी अगर पास अगर बॉर्डर के पास में हो तो वो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसी तरह ये भी क्या है, एक ट्रेडिंग पास है, और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पास है। इंडिया और चाइना के बीच में जो 70% ट्रेड होता है वो कहाँ से होता है, इसी पास के थ्रू होता था। पर एक प्रॉब्लम हो गई, कब, 1962 में। कब हो गई, 1962 में। ये हम लोगों ने ये जो पास था ये परमानेंटली बंद कर दिया था कुछ समय के लिए, मतलब टेम्पररी बेसिस से कुछ बंद कर दिया था, क्योंकि भैया 1962 में हमारी चाइना के साथ वॉर हो गई थी, इस वजह से हमने इसे बंद कर दिया था। कब तक के लिए, 2006 के लिए। जब रिलेशन सही हुए तो भैया हमने खोल दिया इसे। और तीसरी बात ये है कि भैया एंशिएंट सिल्क रूट का ये रास्ता है। क्या है सिल्क रूट, क्या है भैया, आप लोग बहुत से लोग कहेंगे। तो भैया एक नेटवर्क ऑफ सिस्टम था जो कि पहले वर्क करता था, जिसमें कि हम लोग बात करें इंडिया से लेके पूरा यूरोप तक पूरा ट्रेड यहीं से होता था, सिल्क रूट से। पूरे दुनिया भर में एक रोड था, सिस्टम था ट्रेड का। तो मतलब रोडें थी ऐसी, अलग अलग नेटवर्क था रोडों का। तो ये लोग ट्रैवल करते थे इन्हीं सिल्क रूट से। तो ये भी एक सिल्क रूट का एक पार्ट था, नेटवर्क का एक पार्ट था। क्या हमारा नाथुला। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? 3 पॉइंट हमने देख लिए। चौथा पॉइंट ये है कि भैया ये क्या करता है, जैसे मान चलिए किसी को मानसरोवर वगैरह जाना हो, तो भैया जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं, अगर उन्हें मान चलिए मानसरोवर जाना है, जाना है, मानसरोवर जाना है, कैलाश जाना है, तो उन्हें क्या करता है, ये रास्ता प्रोवाइड करता है। तो क्या हम, ऐसा तो है नहीं कि हम पीछे से पूरा घूम के जाएंगे वहाँ पर कश्मीर वगैरह साइड पे, फिर वहाँ से जाएंगे, या हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ से जाएंगे। तो भैया कोई हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, तो भैया यहाँ से आएंगे और यहाँ से सीधे सीधे चले जाके अपने जो मानसरोवर है, फिर हम लोग बात करें यहाँ पे जाना हुआ तो जा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हमने देख लिए किसके, अपने नाथुला के। अब हम लोग बात करेंगे जिलेपला के। तो जिलेपला के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो भैया ज़्यादा कुछ तो है नहीं, पर यही है कि जिलेपला में क्या, मतलब जो यहाँ की तिब्बत की कैपिटल क्या थी, लासा थी। और ये कल्चरल और संस्कृत हंट वो हेरिटेज है। तो भैया ये कनेक्शन, मतलब ये कनेक्शन देता है वहाँ पे, मतलब कि हम लोग वहाँ पे कनेक्ट कर देता है। इसी के थ्रू हम लोग चले जाते हैं वहाँ पे। ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं अब। तो अभी तक हम लोगों ने सिक्किम के जो पासेस थे वो ख़त्म कर लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस है उसके बारे में जानते हैं। तो भैया ये हमारे ये कौन सा तवांग एरिया है, अरुणाचल प्रदेश में तवांग एरिया है। तो भैया ये बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। तो भैया यहाँ का जो एरिया है वो चाइना है, वो कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, और हम कहते हैं हम तुम्हें एक भी 1 इंच नहीं लेने देंगे। क्योंकि उनका मतलब हर जगह यार क्लेम करते हैं, अपने ऊपर वाला एरिया भी है उधर भी थोड़ा क्लेम करते हैं, यहाँ भी क्लेम करते हैं। तो भैया अब ये जो तवांग है हमारा, यहाँ से इसको जो जो तवांग वाला एरिया है इसको कनेक्ट कहाँ से वो करते हैं हम लोग, जो हमारा बॉम्बीडा, सॉरी, जो हमारा बॉमडीला पास है, तो भैया ये इसी को कनेक्शन देता है। तो यहाँ से हम लोग जा सकते हैं और फिर यहीं के थ्रू हम लोग एक्सेस पाते हैं। दूसरे पास की बात की जाए तो ये है यंग या प्याला, सॉरी, यंग यप पास। तो भैया यंग यप पास से क्या आता है, तो भैया ये यहाँ से आ रही है
शांगपू रिवर आ रही है यहाँ पे, ये जा रही है, ये इसी को ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और जैसे ये हम लोग इस साइड आती है, हमारे इंडिया के अंदर एंटर करती है, तो इसे दियांग बोलते हैं। और यही हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये तीसरा पास आपको दिख रहा है। और ये भी पहले हम लोग बात करें ट्रेड के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट थी, मतलब यहाँ पे ट्रेड वगैरह होता था इंडिया और चाइना के बीच में। पर 1962 में जब वॉर हुई तो हमारी यंग युग का ये जो पास था, इसको बंद कर दिया गया परमानेंटली। और हम लोग बात करें इसके बगल में ही आपको दिख रही होगी, तो ये कांगरी करपोला। तो कांगरी करपोला भी पहले क्या होता था, ट्रेड रूट था पहले हमारे और चाइना के बीच में। पर क्या हुआ कि 1962 में वॉर हुई, तो फिर हमने वहाँ से बंद कर दिया सीन। और फिर हम लोग बात करेंगे दीपू पास के बारे में। तो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये तो ये है दीपू पास। और ये जो हमारा दीपू पास और पेंगशू पास है, तो भैया ये अब हमें कहाँ से जोड़ता है, ये हमें जोड़ता है म्यांमार से। तो भैया यहाँ से है ये दीपू पास हमारा क्या बन जाता है भैया, इसके आगे अब कोई पास नहीं दिख रहा है ईस्ट में। तो ये क्या है, ईस्टर्न मोस्ट पास है इंडिया का। और इससे ट्रेड भी होता है किसके बीच में, इन दोनों से। अब भैया कोई भी, हमने आपको पहले ही बताया, कोई भी पास अगर बॉर्डर किनारे हो तो उससे क्या होता है, ट्रेड होता है। तो यानी कि जो दीपू और पांगशू है, तो इन दोनों पासेस से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे तुजू के, मतलब तुजू के बारे में। तो ये भैया मणिपुर है, तो मणिपुर वाले एरिया के अंदर है। तो तुजू पास से क्या होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है किसके बीच में, इंडिया एंड म्यांमार के बीच में। तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा कि भैया जो पासेस बॉर्डर किनारे होते हैं उनसे ट्रेड ही होता है। तो हमने यहाँ पे भी देखा ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे भी देखा ट्रेड हो रहा है। सॉरी, हमने एक नहीं, इसके बारे में डिस्कस नहीं किया अभी। ये है लेखा पानी पास। तो भैया ये हमारा कहाँ पे है। और बाकी जितने अभी हमने देखे कि जो भैया ऐसे पासेस जो कि बॉर्डर किनारे होते हैं, उनसे क्या ज़्यादातर ट्रेड होता है। और ज़्यादातर हमने यही देखा, इसमें भी देखा था हमने ट्रेड हो रहा था, इसमें भी देखा ट्रेड हो रहा, इसमें भी ट्रेड देखा था, इसमें भी ट्रेड देखा था। पर कैसे भी करके इन ऊपर वाले से, कांगरी करपोला और यंग यप से, तो भैया हमारे रिलेशन सही नहीं थे, इसलिए बंद हो गया। और बाकी हमने बाकी सारे अपने रिवाइज़ कर ही लिए हैं। बामडी ला पास हमने देख ही लिया था भैया कि ये जो हमारा तवांग एरिया है, इससे कनेक्शन देता है कि चाइना भी इसे क्लेम करता है। दूसरा हमने यंगयप देखा था कि भैया हमने यहाँ से ट्रेड तो बंद कर दिया, पर नदी तो आती है अभी भी। फिर हमने देखा था कांगरी करपाला, तो भैया ये भी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पर अब हम लोग बात करें, अब तो ये बंद हो चुकी है। और फिर हमने देखे थे म्यांमार के पासेस, जैसे ये दीपू देखा था हमने, फिर देखा था 500 देखा था, 500 देखा था। तो भैया ये भी दोनों इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं किसके लिए, म्यांमार के लिए। और दीपू के बारे में तो ये भी था कि भैया ईस्टर्न मोस्ट पास्ट है इंडिया का। तो जू के बारे में देखा तो भैया, तो जू क्या है, ये भी ट्रेडिंग रूट है। तो ज़्यादातर ट्रेडिंग रूट ही देखने को मिलते हैं पासेस में हमें। तो भैया हमने अपने ज्योग्राफी के जितने भी पासेस थे वो सभी सभी ख़त्म कर लिए। एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करवा दे रहा आपको कि भैया कहाँ से हमारे पासेस थे। सबसे पहले हमने देखा था तेजू, जो था मणिपुर वगैरह साइड पे। तो ये भैया म्यांमार और इंडिया के बीच में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखा था हमने लेखा पानी, जो असम और नागालैंड को जोड़ता है। फिर हमने देखा था यहाँ पे म्यांमार के पास में था, वो था हमारा पेंगसू। और कौन सा, दीपू। तो भैया इन दोनों ये है ट्रेडिंग रूट्स हैं भैया, इंडिया और म्यांमार के बीच में। और जो दीपू है, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, ईस्टर्न मोस्ट पास है इंडिया का। फिर हमने देखा था चाइना के पास कितने कितने पास थे हमारे, कांगड़ी, करपुलॉ और यंगयोप। और बस ये दोनों देखे थे हमने। तो भैया ये भी क्या था, मतलब ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट था। तो पर बाद में इसे क्या कर दिया गया, 1962 की वॉर के बाद बंद कर दिया गया। फिर हमने देखा था ये जो यंग यप ट्रेड रूट था, ये वाला भी पास हमने बंद कर दिया था 1962 की वॉर के बाद। पर ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो आती है यहाँ से, यहाँ पे हमारे जो पासेस हैं वो ख़त्म हो गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, नॉर्थन प्लेन्स। तो भैया नॉर्थन प्लेन्स की अगर बात की जाए तो ये वाला रहा। तो प्लेन्स क्या होते हैं, पहले हम लोग ये समझते हैं। तो जिन्हें प्लेन्स के बारे में नहीं पता हो, तो प्लेन्स क्या होते हैं कि खाली मैदान, चपट मैदान होते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे कोई पहाड़ वगैरह है या फिर प्लेट्यू या पठार है। तो ये एरिया बिल्कुल मैदान होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े। और दूसरी बात ये कि भैया यहाँ पे ये फसलों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छे एरियाज होते हैं। और हम लोग देखते भी हैं कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर
फसलें बहुत अच्छी होती हैं। तो बस यही हमारे क्या होते हैं प्लेन्स होते हैं और ये नॉर्थ में इसलिए नॉर्थर्न प्लेन्स। तो इतना आपको क्लियर हुआ? तो भैया अब हम लोग बात करें कि नॉर्थर्न प्लेन्स की कुछ ख़ास बात है। इसे बनाया है 3 नदियों ने मिलके बनाया है। किसने? इंडस ने, गंगा ने, ब्रह्मपुत्रा ने। तो ये मेन नदियाँ हैं जिन्होंने अपना सल्ट यानी कि अपने साथ अच्छी-अच्छी मिट्टी पहाड़ से मिनरल्स अच्छे लाई और बहा-बहा के लाई और यहाँ आके फेंक दिया, जिससे कि ये मिट्टी बन गई। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे इन्हीं नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में। तो कहाँ-कहाँ से गई है ये नॉर्थर्न प्लेन्स, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें पंजाब वाले एरिया के अंदर मिलेगा, हरियाणा हुआ, राजस्थान का कुछ पार्ट हुआ और हम लोग बात करें दिल्ली का कुछ पार्ट हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बंगाल हुआ, बिहार हुआ, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट हुआ, असम हुआ। तो ये आपको मार्केशन एरिया दिख रही है, तो मेनली यही हमारा क्या है, ये सब हमारे प्लेन्स ही हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि भैया ये एरिया हमारे क्या है, प्लेन्स हैं। और हम लोग बात करें पूरे हमारे जो नॉर्थर्न प्लेन्स हैं, इनकी लंबाई कितनी है? एप्रॉक्स 3000 किलोमीटर है। कितनी है? अप्रॉक्स 3000 किलोमीटर है। और जो ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई है, ये तो भैया आपको दिख रही होगी, वेरी कर रही है अलग टू अलग हर जगह पे। तो हम लोग इसको रेंज में सेट कर देंगे यानी कि 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक में फैले हुए हैं। और डेप्थ यानी कि अब भैया जो मतलब अलग-अलग नदियाँ थी, तो इसने क्या किया, बहुत भारी मात्रा में सिल्ट फेंके यहाँ पे, अलग-अलग प्रकार की मिट्टी, एलुवियल सॉइल फेंकी यहाँ पे या फिर दूसरी जितने भी मिनरल थे भर दिए यहाँ पे। तो भैया कम से कम इसकी गहराई कितनी कर दी, मतलब इसकी इतनी मोटी परत है इसकी, 1000 से लेकर 2000 मीटर तक की इतनी मोटी परत बना दी इन नदियों ने। काफ़ी हज़ारों सालों का समय लगा इन चीज़ों को बनने में। तो इतना बहुत तो क्लियर हो गया होगा आपको नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में। तो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे-कैसे सिल्ट वगैरह या फिर ये अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे बह के आती हैं, तो जिससे कि हमारा जो प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ऊपर पहाड़ जैसा एरिया, तो ये है भैया हमारे हिमालयाज़। और ऊपर से आई नदियाँ बह के यहाँ से, ये नदी कोई बह के आ रही है यहाँ से, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊपर क्या दिख रही हैं, हमें नदियाँ देखने को मिल रही हैं। तो ये नदियाँ हैं पूरी ऊपर से आ रही है। तो धीमे-धीमे क्या होता है कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ से जब नदी आती है तो अपने साथ ये काफ़ी फ़ोर्स लगा के आती है, क्योंकि वहाँ पे स्लोप रहते हैं, पहाड़ों से निकल के आ रही तो उसमें स्पीड होती है। तो ये जो नदियाँ होती हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी चट्टानें काट के यहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं नीचे वाले एरिया में। ये 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में क्या होती हैं, ये चट्टानें फैली होती हैं, इसे क्या बोलते हैं, भब्बर बोलते हैं, भब्बर। तो बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं, ये उधर एरिया के पास में बढ़ जाती हैं और ये क्या कर लेती हैं, अपने अंदर कर लेती हैं नदियों को। तो बड़ी-बड़ी चट्टानें कम निकलने देती हैं नदियों को, और वह जब थोड़ी ये कम निकलने देंगी तो भैया जो नदी है वो अब क्या करेगा, अपना फैलाव करेगी। तो अब ये जो नदी है पहले तो एक फ्लो में आ रही, सीधी यहाँ से निकल जा रही थी। अब जैसे ही ये भब्बर लग गए यहाँ पे बहुत सारे, तो ये जो है अब नदी अब थोड़ा अपना पानी स्प्रेड बढ़ा देगी। ये दिख रही है आपको, ये जो आपको दिख रहा है आस-पास, ये पानी फैलने जैसा लगा है। तो ये पानी फैलने जैसा लगा है तो इसे बोलते हैं तराई रीजन। जब पानी यहाँ से थोड़ी कम मात्रा में थोड़ा-थोड़ा निकलने लगे तो ज़मीन थोड़ी गीली हो जाएगी, दलदली एरिया बन जाएगा वो, दलदली एरिया बन जाएगा तो वहाँ पेड़ वगैरह उगेंगे। और जितने ज़्यादा पेड़ वगैरह उगेंगे, इससे क्या होगा, पेड़ वगैरह उगेंगे तो भैया फिर जानवर भी आ जाएँगे। तो इससे होता क्या है कि जो वेजिटेशन है वो भी उगने लगती है, फ्लोरा और फ़ौना दोनों आने लगते हैं, यानी कि एनिमल और पेड़ दोनों आने लगते हैं यहाँ पे इस रीजन के अंदर, क्योंकि दलदली एरिया बन जाता है, तराई रीजन बन जाता है। तो भैया यहाँ पे बहुत सारे जानवर इकट्ठे होते हैं और फिर यहीं रहने लगते हैं, तो भैया उनके लिए शेल्टर मिल जाता है। और यही सब हम देखते हैं। और जो नदी थोड़ी बहुत है जो हमारी आ रही है, तो यहाँ पे आएगी तो भैया, यहाँ पे आई तो भैया इसने कुछ सेडिमेंट्स किनारे लगा दिए। ये हरे-हरे रंग के दिख रहे हैं, तो ये हरे रंग के सेडिमेंट्स लगा दिए उन्होंने। फिर और नदी आई, कुछ सालों बाद और आई और सिल्टें लेके आई, छोटे-छोटे सेडिमेंट्स लेके आई। फिर वो ये नीले कलर के आपको दिख रहे होंगे। अब जैसे ये नीले कलर के आएँगे तो हरे कलर का धक्का देके पीछे कर देगी और नीले वाले हमारे पास आ जाएँगे। फिर उसके बाद और कब फिर थोड़ा टाइम बीतेगा, फिर लाल वाले सिल्ट आ जाएँगे, ये लाल वाली ये सेडिमेंट्स आ जाएँगे, लाल वाले पत्थर आ जाएँगे छोटे-छोटे। फिर उसके बाद फिर थोड़ा समय बीतेगा, लाल वाले के बाद पीला आ जाएगा, फिर काला आ जाएगा। तो धीमे-धीमे समय के साथ-साथ और मतलब जो नए आते-आते हैं तो बुकनाए स्टार्ट हो जाते हैं और जो पीछे रहते हैं वो धीमे-धीमे जाते ही रहते हैं। तो अब हम लोग बात करें कि अब जो आस-पास का एरिया रहता है इन हिमालयाज़ के, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, ये पूरा एरिया जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये पूरा रहता है कौन-सा हमारा, ये रहते हैं एलुवियल प्लेन्स। क्या रहते हैं? एलुवियल प्लेन्स रहते हैं। तो एलुवियल प्लेन्स में अब 2 प्रकार की मिट्टी आ गई हमारी, कौन-सी? बांगर और खादर। तो भैया 2 प्लेन्स की मिट्टी होती है यहाँ पे, 2 प्रकार की मिट्टी होती है। अब जो भैया नए सिल्ट आए,
क्या है, नए नए जो पत्थर आए थे यहाँ पे, नया जो मिट्टी आई थी, तो इन्हें क्या बोलते हैं, नए सिल्ट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, खादर बोलते हैं। तो ये भैया बहुत उपजाऊ होती है, कैसी होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है जो नई मिट्टी आई है। और जिसे ढकेल के इसने पीछे कर दिया, तो हरी वाली दिख रही है आपको सबसे पीछे, तो भैया ये क्या है, बांगर है। तो भैया बांगर है, ओल्ड सेटलमेंट है ये। तो भैया ओल्ड सेटलमेंट में इतनी उपजाऊता नहीं होती जितनी नए वाले में होती है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं खादर ज़्यादा उपजाऊ होता है बांगर के पर्सपेक्टिव से। यानी कि बांगर इतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है जितना कि खादर होता है, उपजाऊ होता है, पर हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं होता है, होता है। और यहीं पे इसी के साथ हमारा जो नॉर्थर्न प्लेन्स का चैप्टर था यहीं पे ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। पर एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ कि भैया यही वाला स्लाइड एक्सप्लेन कर दूँ कि भैया ये हमारे हिमालय से यहाँ से नदी निकल रही थी। भैया जो नदी होती है अपने प्रेशर से पहाड़ों को तोड़-तोड़ के बड़े-बड़े पत्थरों को पास में लगा देती है। इन्हें क्या बोलते हैं, भब्बर बोलते हैं। फिर बाद में जब ये ब्लॉक करने लगते हैं धीमे-धीमे नदी को, फिर नदी थोड़ी स्प्रेड होने लगती है आस-पास के एरिया में, दलदली टाइप एरिया बन जाता है। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, तराई रीजन बोलते हैं। यहाँ पे पेड़ और जानवर दोनों होने लगते हैं और इन्हें शेल्टर मिल जाता है। तो भैया ये क्या तराई रीजन बन गया। फिर उसके बाद थोड़ी-थोड़ी नदी आती है और अपने साथ थोड़े-थोड़े सेडिमेंट्स लाती है और फिर समय के साथ-साथ और सेडिमेंट लाती है। तो भैया जो पुराने सेडिमेंट होते हैं बहुत और दूर चले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं भांगर, ये कम उपजाऊ होता है। और जो नए सेडिमेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं खादर। तो भैया खादर बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। तो हमने इतना देख लिया और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। हमारा नॉर्थर्न प्लेन्स खत्म हो गया।